आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, सेल का डिफिनीशन परिभाषा क्या होता है, सेल कहाँ पाए जाते हैं, कितने तरह की सेल होती है, किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह की सेल होती है। तो आज हम इस पूरे लेक्चर में सेल के बारे में जानेंगे। तो सेल को बोला जाता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर लाइफ का जो सबसे स्मॉल फंडामेंटल यूनिट है उसको हम बोलते हैं सेल। तो पहले हमको सेल का थोड़ा सा इतिहास हिस्ट्री जानना पड़ेगा। सेल को फर्स्ट टाइम पे डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665। बट इन्होंने देखा था एक नॉन लिविंग कॉर्क सेल में और उस टाइम इन्होंने बताया था कि जो सेल होते हैं वो लिटिल रूम टाइप होते हैं। ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है सेल, जिसका मतलब होता है एक लिटिल रूम। मतलब जो सेल था वो मधुमक्खी की जो छत्ते में छोटे छोटे कम्ब जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, वैसा इन्होंने बताया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कि ये जो सेल होता है ये बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसा होता है और इन्होंने इसको एक लाइट माइक्रोस्कोप से देखा था, इसलिए इसका ज़्यादा इन्होंने डिटेल नहीं बताया था, बस इतना ही बताया था। और सेल का डिफिनीसन उन्होंने बताया था कि सेल जो होता है वो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब किसी भी अगर लाइफ है तो उसका जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है उसको हम बोलते हैं सेल। और ये सेल जो था वो हर एक ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट होता है। कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सब इस सेल से बने होते हैं। इस सेल को हम बोलते हैं इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट रेगुलेट ऑल द फंक्शनल इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। बिकॉज जो सेल होता है उस ऑर्गेनिज्म के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शनल को परफॉर्म करते हैं। ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। मतलब जो सेल क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और उसके अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, जैसे रिस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे के सारे प्रोसेस ये सेल के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि ये सेल का उस ऑर्गेनिज्म का जितने भी फंक्शन होता है ये सेल के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो इस सेल को हम बहुत तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ पाया जाता है और ये मोस्टली बैक्टीरिया इन सब में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही लेस डेवलप होता है। जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, वो बहुत ही वेल डिफाइन होते हैं, वेल डिफाइन न्यूक्लियस होता है। इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेल होते हैं इनके नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको दो तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी केवल एक सिंगल सेल से बनी होती, कंपोस्ट ऑफ ए सिंगल सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल ही सेल सारे उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे उसमें डाइजेशन करना हो, चाहे एक्सक्रीशन करना हो, चाहे डिफेंस हो, ऑस्मो रेगुलेशन हो, सारे फंक्शन वो एक ही सेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल हमको बहुत आसानी से दिख जाता है। जैसे जितने भी प्रोटोजोवन फैमिली हैं, प्रोटोजोआ जो फाइला है, इस फाइला के जितने भी एनिमल आते हैं वो सब आपके यूनिसेलुलर में ही आते हैं। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना होगा, इन सबको आपने लैब में देखा भी होगा। ये एक अमीबा है, ये पैरामीशियम और ये यूग्लिना, ये सब के सब आपके यूनिसेलुलर ही है और यूकैरियोट में आता है। यहाँ पे यूग्लिना के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि यूग्लिना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग
एनिमल है। इसमें क्या है कि दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसमें प्लांट के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसमें रिस्पिरेशन भी पाया जाता है। मतलब अगर ये सनलाइट के प्रेजेंस में रहेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर सनलाइट नहीं है तो ये फूड को इंगल्फ करेगा। तो इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इस तरह से बोला जाता है। और नेक्स्ट है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे एनिमल या प्लांट जिसकी बॉडी जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, बहुत नंबर्स ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल। एंड जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये होता है कि उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हर स्पेसिफिक टाइप सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे आप यूनिसेलुलर में देखे थे कि एक ही सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि कुछ कैटेगरी के सेल होते हैं जो केवल सिंगल टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि बोन सेल का एक ही फंक्शन होगा कि वो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करे और ब्लड फॉर्मेशन करे। नर्व सेल का फंक्शन यही होगा कि वो बस मैसेज को कंडक्ट कराए। इस रेड ब्लड सेल है, ये आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। स्पर्म है, ओवम है, इनका रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट है तो सभी सेल ही है, लेकिन ये एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं और इनका अलग अलग फंक्शन भी है। तो ये सब आते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एग्जाम्पल है जितने भी आप देख सकते हैं नेकेड आई से, वो सब आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो प्लांट और एनिमल हो गए, और बहुत सारे आर्थ्रोपोडा हो गए, एनिलिड हो गए, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जितने भी फाइलम आप नॉर्मली जान सकते हैं, क्लास जान सकते हैं, वो सब आपके आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक यहाँ पे सिंगल सेल को दिखाया गया है। जैसे एक सेल जो होती है ये आउटर बाउंड्री होती है, जो आपका बना होता है सेल वाल से। सेल वाल के अंदर होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे एक आउटर कवरिंग होती है जो ये येलो कलर के आप देख पा रहे हैं, ये आप है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, इस सेल को एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है। इसके बीच में, सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का क्या काम होता है कि ये डीएनए और आरएनए को कंसिस्ट करता है और मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस में जो लिक्विड होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको यहाँ पे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, इसको हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद एक और सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसका नाम है गोल्जी ऑपरेटस, जो कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है कि ये उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और बहुत सारे भी सेल ऑर्गेनेल्स है जो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल का। प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लांट सेल में केवल सेल वाल पाए जाते हैं, जो आउटर कवरिंग होती है सेल का उसको हम बोलते हैं प्लांट सेल। ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है, केवल प्लांट में ही पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन? ये सेल वाल। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, ये सब में पाए जाते हैं। अगर प्लांट के केस में देखेंगे तो सेल वाल के बाद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, और ये एक आउटर कवरिंग होती है। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेल को एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि जगह जगह से होल रहेगा, ये सिलेक्टेड मैटर को ही सेल में एंट्री करने देगा। जैसे
जो सेल के लिए हार्मफुल होगा वो उस मैटर को सेल के अंदर इंटर नहीं करने देगा। इसलिए इसको बोला जाता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सिलेक्टेड मैटर को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गया या ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, इन सबको ये सेल में ही एंट्री करने देता, बाकी सबको ये एंट्री नहीं करने देता। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को भी शो कराता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये कंपोजिशन की बात करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कंपोज कैसे बना होता है। ये बाई लेयर ऑफ लिपिड की बाई लेयर, यहाँ एक ये लिपिड की बाई लेयर और एक लेयर ये है लिपिड की, एक लेयर ये, इसलिए बाई मतलब होता है दो। तो लिपिड की दो लेयर के बीच में प्रोटीन इम्बेडेड होता है, ये आपके है प्रोटीन। अब ये प्रोटीन भी दो तरह से होती है। कुछ प्रोटीन जो होती है अगर वो बाहर की तरफ रहे, इस लिपिड के बाहर की तरफ रहे तो उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और यहाँ आपको आसानी से दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रोटीन है जो कि इस जो लिपिड बाई लेयर इसके आउटर पे है, आउटर सरफेस पे, तो इसको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। जबकि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि इस प्लाज्मा, ये जो बाई लेयर है लिपिड का ये और ये जो बाई लेयर है इसके बीच में चला जाता है, इन दोनों के बीच में रहता है, तो ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन है। साइटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं कि साइटोप्लाज्म होता है क्या है। साइटोप्लाज्म जो होता है आपके न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस और ये आपका सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच के डिस्टेंस के या इतने की स्पेस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या करता है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपके साइटोप्लाज्म में भी होता है। और ये कंपोस्ट ऑफ वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन दैट फिल द सेल, जिससे कि सेल को ये फिल किया रहता है। यहाँ पे वही बताया लिखा जो हमने बताया है। नेक्स्ट होगा आपका न्यूक्लियस के बारे में हम देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच में न्यूक्लियस। अब हम एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो न्यूक्लियस जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल के बाद यहाँ पे बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन होता है कि जो भी मैटर या mRNA या अमीनो एसिड अगर इसको न्यूक्लियस के अंदर जाना या उससे आउट आना है तो ये इस पोर के थ्रू ही आएगा। और इस न्यूक्लियस की एक साइड में पाया जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है कि ये मैसेंजर आरएनए को ये फार्म करता है, मैसेंजर आरएनए का फार्मेशन करता है कौन, न्यूक्लियोलस। ये सेल न्यूक्लियस जो होता है ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके न्यूक्लियस का जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है मोस्टली कि ये आपके जेनेटिक मटेरियल को कंसिस्ट करता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए को कंसिस्ट करता है, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। और ये जो फंक्शनल जो जेनेटिक मटेरियल वो होता है डीएनए, और डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं जीन। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है डीएनए, और डीएनए का जो सबसे स्मॉल यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं जीन। मतलब आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर इमिडेट होता है डीएनए सुपर क्वाइली की कंडीशन में, और ये जो डीएनए होता है ये फ्रेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब जो डीएनए का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं जीन। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है आपका गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस को फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था कैमिलो गोल्जी।
कैमिलो गोल्जी नहीं देखा तो इसलिए इसको गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी, मतलब जो भी साइंटिस्ट रिसर्च करता है उनके अकॉर्डिंग उनका नाम पड़ जाता है। तो ये हो गए कैमिलो गोल्जी। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है। इसके जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होती है, जो वेसिकल है, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्न। सिस्टर्न का फंक्शन क्या होता है इसको हम डिटेल में बताएंगे बाद में। और मेन इम्पोर्टेंट है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन होता है किसी भी मटेरियल को स्टोर करना और उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको पैक करके ट्रांसपोर्ट कर देना। ये आपका काम होता है गोल्जी ऑपरेटर्स का। द कॉम्प्लेक्स शुगर आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक फंक्शन ये भी होता है कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर को ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। इसका एक और फंक्शन होता है कि ये लाइसोसोम को भी डिराइव करता है। इट आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। मतलब लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो गोल्जी ऑपरेटर से ही डिराइव्ड होता है। लाइसोसोम के बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताएंगे, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन इतना है कि ये इसको सुसाइडल ऑफ द बैग बोला जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। और जब कभी भी अगर सेल डैमेज हो जाता है, सेल डैमेज होने की वजह से लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है। लाइसोसोम ब्रस्ट होने की वजह से इसमें जो भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल होती हैं ये सेल के बाहर आ जाती है और सेल के बाहर आने के बाद सेल को किल करने में हेल्प करती है। तो इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल ऑफ द बैग। और नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमको थोड़ा डिटेल दे। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट एक सेल ऑर्गेनेल्स है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इट इज कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन, जिसको एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन, और इनके बीच में आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच के जो स्पेस उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के बाद जो एक स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो यहाँ पे रफ रेसे से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लू कलर का, ये आपका इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी पे ही आपके सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन इसी क्रिस्टी पे ही आपका ATP सिंथेटेज पार्टिकल प्रेजेंट होता है, जिसके हेल्प से ATP का सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेसिस होने की वजह से इसको हम बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलने का एक ही रीज़न है क्योंकि यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP क्या करता है, सेल को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए ATP को हम बोलते हैं ATP इज द करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है। इसके अलावा आपके माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का DNA होता है और खुद का राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से ये खुद ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये खुद से अपने सेल को डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है प्लास्टिड। प्लास्टिड को कई भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, कई पार्ट में इसको कहा जाता है, कई टाइप होता है इसके, जैसे क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एक्सेट्रा। तो प्लास्टिड के बारे में है, ये मोस्टली प्लांट में पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जबकि अपने लाइसोसोम गोल्जी ऑपरेटर्स को देखा तो वो सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सब डबल मेम्ब्रेन, इसमें एक आउटर एक इनर मेम्ब्रेन भी होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। और प्लास्टिड भी अपना लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना खुद का DNA और राइबोसोम रखता है, जिसकी वजह से अपना सेल्फ रिप्लिकेटिव है, मतलब ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स है जो
खुद से रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस आसानी से हो सकती है। इसमें थायरॉयड होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, स्टोमा होते हैं, सीट फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। प्लास्टिड मोस्टली दो तरह की होती है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। जो कलर प्लास्टिड होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर का क्रोमोप्लास्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर डिफरेंट कलर के होते हैं तो उनका डिफरेंट नाम होता है। और इनका मोस्टली फंक्शन होता है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, बट आल्सो कंटेन वेरियस अदर पिगमेंट लाइक येलो एंड ऑरेंज। ल्यूकोप्लास्ट का क्या, ये ल्यूकोप्लास्ट आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, लेकिन हाँ ये कुछ मैटर को स्टोर ज़रूर करता है, जैसे कि मिनरल का स्टोर करता है, ऑयल का, प्रोटीन का, फैट का। तो क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन वो फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि आपके ल्यूकोप्लास्ट में इनका फंक्शन होता है स्टोरेज का, मटेरियल का स्टोरेज करना। आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।